हेलो फ्रेंड्स, मुख्य सेविका की नेक्स्ट क्लास पे आपका स्वागत है। तो आज हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वाटर, उस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, वाटर की अगर हम बात करें तो जो वाटर है वो हमारी बॉडी में बात करें तो बॉडी में हमारी कितना जो 70% है ये वाटर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पानी ये किस लिए आवश्यक होता है, तो देखिए हमारे जो बॉडी में 70% पानी है। तो इसका मतलब है कि पानी हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मनुष्य हैं उनमें क्या होता है, सबसे अधिक अगर जो हम सबसे पहली प्रायोरिटी जानते हैं तो वो क्या होती है, जैसे दिया हुआ है प्राणियों के लिए सबसे पहला यहाँ पे O2 होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी अगर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, मुश्किल से हम कुछ सेकंड ही रहता है कि हाँ हम बिना सांस के रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक हम बिना सांस के नहीं रह सकते। तो सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो क्या है, O2 यानी ऑक्सीजन है। सेकंड नंबर पे आता है कि हमें जो है जल की आवश्यकता बहुत होती है। बिना पानी के हम नहीं रह सकते हैं, मैक्सिमम 1 2 3 4 दिन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद खाने की बात आती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब इनकी हम बात करें कि जैसे दिया हुआ है भोजन के बिना हम कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो शिशुओं में जल की मात्रा होती है ये क्या होती है, ये अधिक होती है। किसमें? प्रौढ़ लोग जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग। इसके अलावा देख लेते हैं, इसमें क्या रहता है कि जो दुबले पतले लोग होते हैं उनमें मोटे लोगों की अपेक्षा जो है वो पानी अधिक होता है। मोटे लोगों में क्या होता है, वो फैट यानी वसा ज़्यादा होती है, और पतले लोगों में क्या होता है, वो पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, जैसे शिशुओं में मैंने आपको बताया पानी की मात्रा अधिक रहती है, क्योंकि बच्चे जो है दूध वगैरह भी पीते रहते हैं। बाकी रीज़न और ये भी नहीं, अदर भी रीज़न रहते हैं जिस वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा देखते हैं, जैसे शरीर में जल की उपस्थिति की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि 70% जो है वो तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है, शेष कोशिकाओं के बाहर द्रव्य रहता है। और क्या कहते हैं, एक ही व्यक्ति के शरीर को अलग अलग कोशिकाओं में जल की मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है। हमारे ऊतकों में क्या होता है, जल की मात्रा क्या होती है, जो जल की मात्रा की क्रियाशीलता का आपसी में गहरा संबंध होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो शरीर के अन्य हिस्सों की अपेक्षा यकृत और मस्तिष्क में, यानी हमारे जो यकृत है और मस्तिष्क में चयापचय की जो क्रिया है वो तीव्र होती है। इसके अलावा अगर हम कह सकें तो जो ऊतक होते हैं इनमें जल की मात्रा क्या होती है, वो अधिक होती है। और हड्डियों तथा दांतों में चयापचय की जो क्रिया है वो कम होती है, तो यहाँ पे जल की मात्रा कम होती है। यानी जो यकृत होता है और मस्तिष्क होता है इनमें मात्रा जो है वो जल की अधिक होती है, और जो हड्डियाँ होती हैं और दांत होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें इसकी मात्रा कम होती है। और देखिए हड्डी और कैल्शियम, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। हड्डी होते हैं, दांत होते हैं, इनमें कैल्शियम पाया जाता है। और बाकी के उसमें वो जैसे ब्रेन हो गया और हमारा यकृत हो गया, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए दिया हुआ है शरीर में जो उपस्थित जल का विभाजन होता है कितने कितने प्रकार से किया गया है। तो देखिए इसका परसेंटेज इसमें दिया हुआ है। जो अंतःकोशिकीय द्रव होते हैं ये 50% इसमें जल होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। और बाह्य कोशिकीय द्रव्य जो होते हैं इनमें 17% होता है, यानी 17% जल होता है। और रक्त के प्लाज्मा में ये 4% होता है, और लसिका द्रव में 7% होता है। और जो जल ऊतक द्रव्य होते हैं इनमें 6% होता है। बाकी उपरोक्त जल का विभाजन एक स्वस्थ जो वेट होता है, वेट वाला जो पुरुष है, यानी 70 जो केजी का होता है, यानी 70 किलोग्राम का होता है, वो इसमें विभाजित होता है। ठीक है। इसके अलावा जो जल की प्राप्ति के साधन हैं, जो जल प्राप्ति के साधन हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से। तो इसके 3 मेन होते हैं बॉडी में, जो जिस तरीके से ये प्राप्त करता है। तो पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला पेय के रूप में हो जाएगा, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, पानी हो गया, और जो सब्जियों का रस हो गया, शरबत हो गया, पेय। तो ये सारी चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं चीज़ें, उनको अगर हम लेते हैं तो उनसे भी हमारी बॉडी में जो है वो पानी की मात्रा जो है प्राप्त हो जाती है उससे।
नेक्स्ट है हमारा भोज्य पदार्थों में जो उपस्थित भोज्य पदार्थ में जो जल की मात्रा पाई जाती है, जैसे अंडे में क्या कहते हैं, अंडे में क्या कहते हैं वो 75% होता है। देखिए फलों और सब्जियों में 75 से 85% रहता है और अनाज में 8 से 20% तक रहता है ये, ठीक है। तो और इसका थर्ड देख लेते हैं हम। देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है, ये ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है द्वारा जो शरीर चयापचय की जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है, इसमें भी जल प्राप्त होता है। ये जो चयापचयी जो जल होता है ये क्या कहलाता है, ये जैसे ये चयापचयी जल यानी मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है। इसके अलावा देखते हैं, देखिए एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ये प्रतिदिन अपने शरीर की जो चयापचयी क्रियाएं जो होती हैं जिसको हम मेटाबॉलिक कहते हैं, तो ये जो क्रियाएं होती हैं इनसे 3 से 40 ग्राम पानी प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए 300 से 400 ग्राम पानी प्राप्त होता है। इसमें देखिए ये ग्राफ बना हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। 1 ग्राम कार्बोज के जो ऑक्सीकरण है इसमें कितना रहता है, और जो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण है इसमें कितना रहता है, 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण में, और एक व्यक्ति प्रतिरोध जो है वो 275 ग्राम कार्बोज से 90 ग्राम वसा तथा 75 ग्राम प्रोटीन लेता है। इसके अलावा देखते हैं, जैसे कार्बोज की अगर हम बात करें तो कितना है 275 गुणा, इसमें देखिए इसमें परसेंटेज जो निकाला हुआ है इसमें आप देख लीजिएगा। जैसे जो कार्बोज है इसमें कितना है 275 गुणा 0.6 यानी 165.5 ग्राम है। प्रोटीन में कितना पाया जाता है, वसा में कितना है, और ये इसका टोटल है यानी 292.1 ग्राम पानी टोटल पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कि शरीर में, अब तो ये प्राप्ति का हो गया कि हमारी बॉडी में पानी कहाँ कहाँ से पाया जाता है, तो वो हमने अभी देखा कि वो तीन चीज़ों से, जो 3 स्रोत हैं उनसे पाया जाता है। एक तो लिक्विड फॉर्म में होता है हमारा जो अभी हमने देखा था, और इसके अलावा क्या था भोज्य पदार्थों के रूप में था, और क्या था ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा था, ठीक है। और बाकी अब देख लेते हैं, प्राप्त तो हो गया बॉडी में, अब इसको निकाला कैसे जाए, यानी शरीर से जल का निष्कासन किस तरीके से होता है। तो देखिए शरीर से जो जल का निष्कासन है इसकी भी कई प्रक्रियाएं होती हैं। पहला क्या होता है, गुर्दों से मूत्र के रूप में, यानी जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं या हमारी बॉडी में जो पेय पदार्थ हैं जो हमने जूस के फॉर्म में लिया है, लिक्विड फॉर्म में जिस भी तरीके से लिया है, तो वो गुर्दों से जो मूत्र के रूप में है वो सामान्य व्यक्ति के शरीर से रोज़ क्या होता है वो 180 लीटर जल क्या होता है वो फिल्टर किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जिसमें 99% जल फिर से रक्त द्वारा शोषित कर लिया जाता है, शेष मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। और जैसे ये दिया हुआ है, इसे पेशाब के रूप में कितना जल निकलेगा यह निर्भर करता है कि कितना पानी पिया गया है। यदि पसीना अधिक आता है तो पेशाब के रूप में कम निकलेगा, ठीक है। तो इससे क्या करना चाहिए, जैसे हम लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और जिन लोगों को जो पसीना आ जाता है, जैसे जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं और उन लोगों को लगता है नहीं उन्हें जो है वो टॉयलेट कम लगती है, तो डरने की बात नहीं है या कुछ भी सोचने का नहीं है, क्योंकि वो पसीने के फॉर्म में बाहर निकलता रहता है, ठीक है। ये हो गया। सेकंड है हमारा, देखिए त्वचा से पसीने के रूप में जो है, पसीने के रूप में कितना जल निकलेगा यह बाह्य वातावरण के तापक्रम पर निर्धारित करता है। जैसे सर्दियों में है, हम लोग क्या करते हैं, अगर पानी अधिक पीते हैं तो पसीना तो निकलेगा नहीं, तो वो मूत्र के द्वारा निकल जाएगा। और तथा मनुष्य की जो क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। साधारण परिस्थितियों में हम बात करें तो कितना होता है वो 500 मिलीलीटर प्रति घंटा के हिसाब से जल निकलता है, यानी जो पर आवर होता है, ठीक है, तो वो 500 मिलीलीटर होता है, इसके हिसाब से निकलता है। विशेष परिस्थितियों में ये पसीने की जो अधिकतम मात्रा है वो 2500 मिलीलीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। जो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं तो पसीने की अधिकतम मात्रा होती है ये, और मूत्र की कितनी होगी वो 500 मिलीलीटर होगी। थर्ड देख लेते हैं किस तरीके से इसका जो है वो निष्कासन होता है। तो फेफड़ों से जलवाष्प यानी जो गर्म वायु होती है इसके रूप में होता है। इसमें क्या होता है, शरीर में जो जलवाष्प के रूप में निकलने वाले जल की जो मात्रा होती है
ये क्या करती है, ये व्यक्ति की क्रियाशीलता जैसे हवा में उपस्थित जो आर्द्रता होती है तो शुष्कता पर निर्भर करती है। और क्या होता है, जो सामान्य व्यक्ति के शरीर के जो सामान्य परिस्थितियों में यानी 300 मिलीलीटर जल क्या होता है वो रोज निकलता है। जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं, नॉर्मल है यानी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति, उनमें क्या होता है 300 मिलीलीटर जल जो है वो रोज बाहर निकलता है। इसके अलावा देखते हैं फोर्थ में क्या होता है कि जो बड़ी आंत होता है इसमें मल के द्वारा इस रूप में शरीर से जल की बहुत कम शरीर से मात्रा निकलती है। और जैसे अतिसार की शिकायत हो गई जिसको, तो जल के रूप में अधिक जो है जल क्या करता है वो अधिक निकलता है। सामान्य रूप से 100 मिलीलीटर जल जो है वो रोज निकलता है। तो ये बड़ी आंत के रूप में हो गया। इसके अलावा आंसू हो गया, नाक से हो गया, जैसे जुकाम के रूप में हो गया, या कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा तीखा खा लेते हैं तो भी नाक से निकलने लगते हैं, है ना, और आंसू के रूप में निकलने लगता है। तो ये सब क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में ही जो पानी का निष्कासन होता है वो यही है। इसके अलावा धात्री स्त्री के शरीर से दूध के रूप में, तो जो महिलाएं हैं, जो बच्चों को स्तनपान कराती हैं तो उनकी बॉडी में जो है वो मिल्क के रूप में निकलता है। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे कारण हो गए, ये कौन कौन से, ये क्या है, ये उसके निष्कासन का है। तो हमने जान लिया, मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ। देखिए जल क्या हुआ, सबसे पहली हमारी जो प्रायोरिटी है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद 70% हमारी बॉडी में क्या है वो जल है। जल की अगर हम बात करें तो जल का हमने देख लिया कि हम बॉडी में 70% हमारी बॉडी में जल है, यानी 30% ही और चीज़ें हैं। तो जल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुआ। तो किस किस तरीके से हम जल को ले सकते हैं, उसकी प्राप्ति के साधन पढ़े हमने। और जल ले लिया है तो उसकी अधिकता भी ना रहे तो किस किस तरीके से बॉडी से हमारे जल को निष्कासित करते हैं वो भी हमने पढ़ लिए कि बॉडी अपने आप ही वो प्रोसेस करती रहती है। इसके अलावा आप देखते हैं प्राप्ति का देख लिया, निष्कासन का देख लिया। अब अगर हम प्राप्त कर रहे हैं और वो पूरा निकाल दे रहा है तो भी हमारी बॉडी के लिए है कि वो 70% है तो वो ज़रूरी है, वो पूरा नहीं निकलना चाहिए। तो कैसे हम जो वाटर है उसको हम संतुलन में रखें, यानी कैसे हम दोनों में बैलेंस बना के रखें, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जो जल का संतुलन है उसमें कैसे करते हैं, जैसे जल के संतुलन के अर्थ की अगर हम बात करें तो संतुलन क्या होता है कि जैसे ली गई मात्रा और शरीर द्वारा जो निष्कासित की गई मात्रा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई भी चीज़ लिया है लिक्विड के फॉर्म में, तो अगर हमने ज़्यादा ले लिया है और वो निष्कासित किस तरीके से करना है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वो निष्कासित निकला तो ऐसे तो हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं लगे। तो हमें वो बैलेंस बनाना है कि अगर हमने जितना भी लिक्विड फॉर्म में लिया है तो हमारी बॉडी के लिए जितना ज़रूरी है दोनों के बीच में सामंजस्य रहे, यानी बैलेंस रहे, वो बहुत ज़रूरी है। उसकी जो क्वांटिटी है ये बहुत ज़रूरी है। तो आदर्श स्थिति रहती है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं इसे, शरीर में जब जल अधिक हो या कम हो दोनों ही स्थितियां हानिकारक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज़ की अधिकता और किसी भी चीज़ की कमी से शरीर में जो है वो बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि शरीर द्वारा ली गई जल की मात्रा की तुलना में शरीर से निकाली गई मात्रा की तुलना में कम होती है तो इसे घनात्मक जो है वो जल संतुलन कहते हैं, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो गई। आपने देखा होगा जब किसी को लूज़ मोशन हो जाता है तो भी शरीर में एकदम से पानी की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज वगैरह उसको दिया जाता है, इलेक्ट्रॉल दिया जाता है, जिससे पानी की बॉडी में कमी ना हो, क्योंकि उसकी कमी भी नुकसानदेह है। इस स्थिति में अतिरिक्त जो जल ऊतकों में जमा हो जाता है। ठीक है, जल क्या होता है वो ऊतकों में जमा हो जाता है, इसलिए होता है जब ये रक्त में प्रोटीन की कमी हो जाती है। इससे प्रसरण दाब सामान्य नहीं रह पाता है और ऊतकों में जल भर जाता है। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं, ये तो कमी के बारे में हमने जान लिया, इसमें क्या होता है कि ऊतकों में जल भर जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जब बॉडी में जल निष्कासित मतलब जल शरीर से जल का निष्कासित जो है वो अधिक हो जाता है तो ये ऋणात्मक हो जाता है। इसमें क्या कहते हैं, जल संतुलन कहते हैं। और जैसे देखिए
और भोजन में क्या होता है, भोजन का जो अवशोषण है वो ठीक से नहीं हो पाता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, गुर्दे का काम जो है वो ठीक से नहीं कर गुर्दे भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। यदि यह जल निष्कासन अधिक हो जाता है और शरीर में क्या होता है वो 20% जल की कमी हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको लूज मोशन का ऑप्शन दिया था, किसी को जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो यही कंडीशन होती है। तो हमें बॉडी में क्या करना है, एकदम से भी जल की कमी भी नहीं होने देनी है और अधिकता भी नहीं होने देनी है, बैलेंस बना के रखना है। इसके कार्यों की अगर हम बारे में बात करें तो इसके कार्य देख लेते हैं। देखिए कार्यों के बारे में क्या है, जो जल होती है ये कोशिकाओं के अंदर होने वाले जो रासायनिक जो क्रियाओं में घोलक के रूप में कार्य करती हैं। यानी जो कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है इसमें घोलक के रूप में काम करती हैं। ये क्या करती हैं, जल में घुलकर क्या करती हैं, भोजन के पोषक तत्वों को पहुंचाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट ही हम अगर हम भोजन ले लेते हैं और फिर पानी नहीं लेते हैं, या हम सिर्फ सूखा सूखा ही खा रहे हैं, पानी लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड कोई डाइट ले ही नहीं रहे हैं, तो वो अपना प्रोसेस सही से नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि जो जल की कोशिकाएं होती हैं ये अंदर जाती हैं और फिर क्या करती हैं, ये जो पोषक तत्व होते हैं जल के साथ घुलकर भोजन में ये पोषक तत्वों को हमारी बॉडी में पहुंचाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो वर्क करती है। जल की जो आवश्यकता है वो पाचन क्रिया में होती है। जल में क्या होता है, जैसे मुलायम हो गया, चबाने योग्य बनाता है। जल जैसे अभी मैंने आपको बोला ना, जैसे कोई भी चीज़ हम सूखी खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो वो क्या करता है, ये इसको मुलायम बनाता है, पचाने योग्य बनाता है और चबाने योग्य बनाता है। ये सारी चीज़ें, इनका प्रोसेस जो है वो जल ही करता है। इसके अलावा क्या करता है, जैसे भोजन को विभिन्न अंगों तक क्या करता है, पहुंचाने की गति भी प्रदान करता है। भोजन के पाचन के बाद जो भोजन का अवशोषण भी है वो तरल द्रव्य के रूप में ही होता है। यानी जो भोजन को पचाने के बाद इसका जो अवशोषण है वो भी द्रव्य रूप में जल ही करता है। इसके अलावा जैसे रक्त हो गया, लसिका द्रव्य हो गया, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जहां जल के माध्यम से चयापचय की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है। इसके अलावा देखें, इतना ही नहीं, से पाचन, अवशोषण, अपचयन के बाद क्या होता है, ये बने निरुपयोगी जो पदार्थ होते हैं यानी रक्त प्लाज्मा द्वारा सोख कर क्या करते हैं, ये फेफड़े हो गया, गुर्दों में पहुंचाए जाते हैं। यानी जो हमारे लंग्स हैं और गुर्दे हैं इनमें ये पहुंचाए जाते हैं, जहाँ से क्या होता है, शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। रक्त में कितना होता है, अगर हम ब्लड में बात करें तो 80 से 90% तक वो पानी ही होता है। यानी हमारी बॉडी में 70% हो गया, और अगर ब्लड में पूछेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 से 90%। फुल बॉडी में पूछेगा तो 70%, और अगर ब्लड में पूछेगा तो 80 से 90% तक। सेकंड है हमारा, देखिए शरीर के तापक्रम को नियमित रखता है। तो जल हमारे क्या है, एक अंग के रूप में दूसरे अंग तक संवाहित होता है, या यूं कहें कि हर अंग को आपस में जोड़े रखता है। तो जल के देखिए कितने सारे कार्य हैं। हमारे जो इतने भी बॉडी ऑर्गन है, जैसे हमारे लंग्स हो गए, हमारे गुर्दे हो गए, ये सारी चीज़ें भी, और ब्रेन हो गया है ना, तो इन सारी चीज़ों का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से सुचारू रूप से वर्क करे, ये सभी चीज़ों के लिए जो है वो वाटर ही बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। देखिए जल क्या करता है, ये बॉडी में जो हीट होती है, बॉडी की जो हीट होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्व करके बराबर बराबर विभाजित कर देता है, यानी उसको बराबर बराबर बांट देता है ना। तो और क्या करता है, जैसे शरीर के जो अंदर क्या करता है, जो गर्मी होती है उसे पसीने के रूप में बाहर निकालता है। और क्या, जैसे गर्मियों में क्या करता है, गर्मियों में पसीने के रूप में बाहर निकालता है, और जिससे क्या होता है, बॉडी जो है वो ठंडी रहती है। गर्मी के दिनों में क्या करता है, जैसे शरीर में उत्पन्न जो ऊष्मा का 25% जो भाग है वो क्या करता है, पसीने के रूप में निकल जाता है। इसके अतिरिक्त अगर जो हम बात करें कि गर्मी जो शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर ठंडा रहता है, तो शरीर का तापमान क्या होता है, वो बढ़ने नहीं पाता है। यानी बॉडी जो है वो एकदम से गर्म नहीं हो पाती है, वो नॉर्मल रहती है, ठंडी रहती है।
और ठंड की अगर हम बात करें तो ठंड में गर्म कपड़े पहनते हैं, इसलिए ऊष्मा का बचाव हो जाता है। गर्मी में अधिक शारीरिक श्रम करने पर उतना ही अधिक पसीना आता है, जिससे शरीर में काफ़ी पानी बाहर निकल आता है। इस प्रकार शरीर में क्या करते हैं, वो तापमान जो है वो नियंत्रित रहता है, यानी बॉडी अपने आप ही क्रियाओं को करती रहती है और बैलेंस करती रहती है वो कि कितना बॉडी में हमारे वाटर जो है वो होना चाहिए, उसको वो उस हिसाब से बैलेंस कर देती है। इसके अलावा देखते हैं जैसे कोमल अंगों को सुरक्षा देना, हमारे शरीर के जो आंतरिक नाजुक अंग के चारों ओर क्या होता है कि ये पतली झिल्ली जैसी होती है, जिसमें क्या रहता है, द्रव जो है वो भरा रहता है। जैसे मस्तिष्क सुषुम्ना हो गया है ना, कि चारों ओर प्रामस्तिष्क सुषुम्ना तरल द्रव भरा रहता है। यह तरल द्रव इन अंगों को बाहरी झटकों यानी चोट से बचाता है। तो ये सारी चीज़ों को भी ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा लुब्रिकेंट जो होते हैं, इनका काम भी यही करते हैं। जिस प्रकार नाजुक आंतरिक अंगों के चारों ओर जल उसे बाह्य आघातों से बचाता है, इसमें क्या होता है, उसी संधियों के चारों ओर के जो ऊतक होते हैं, इनमें जल भरा रहता है, यानी जो बॉडी होती है ये उसमें लुब्रिकेंट का काम करती है, जिससे कि बॉडी में वो जो पार्ट होते हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं, है ना। उनमें वो जोड़ने का, जल क्या करता है, इनमें संधि यानी उन्हें जोड़ के रखने में, और जो उनमें नम जैसे जोड़ के रखने में, और जो उनमें मॉइस्चर है वो बना रहे उसका कार्य करते हैं। और जल के कारण क्या कहता है, जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं और कोशिकाओं में होती हैं, है ना, कोशिकाओं के जो इसका आगमन होता है, जो इसका आवागमन होता है, जैसे वाहिनियाँ हो गई, कोशिकाएं हो गई, तो इसमें जो इसका जो प्रोसेस होता रहता है, आवागमन है, वो आसान रहता है। जैसे कि अंगों को मोड़ने में है, घुमाते समय है, जैसे आपने मशीन देखी होगी, कोई भी मशीन होती है, ऐसे ही ये हमारे बॉडी पार्ट होते हैं। तो मशीन में जैसे हम ऑयलिंग करते हैं, जिसको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं, तो हम ऑयलिंग करते हैं जिससे कि उसमें जंग ना लगे और मशीन जो है अच्छे से चलती रहे। तो वैसे ही हमारी बॉडी के पार्ट होते हैं जिसमें लुब्रिकेंट का काम करते हैं। आप अपनी कोहनी को है, अपनी कलाई को है, अपने पैर में घुटने को जिस तरीके से भी मोड़ते होंगे, घुमाते होंगे, या उनमें जो है मूवमेंट कराते होंगे, तो ये भी लुब्रिकेंट का ही वर्क करता है। मेन प्रोसेस इसका यही होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसमें ये जो तरल होता है समाप्त होने पर क्रियाशीलता के समय जो है संधियों का घर्षण होने लगता है, ठीक है। अगर ये इसमें इसकी कमी हो जाएगी तो बॉडी में क्या होगा, वो घर्षण होने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे पोषक तत्वों का जो हस्तांतरण है वो भोजन के पौष्टिक तत्वों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाता है। और जो निरुपयोगी पदार्थ होते हैं ये शरीर को बाहर निकालना, जैसे जो शरीर की जो शारीरिक जो है वो निरुपयोगी पदार्थ हैं, जैसे पसीना हो गया, मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। और निरुपयोगी पदार्थ हैं जैसे जल स्वयं अपने ही घोल में घोल लेता है, उन्हें उत्सर्जक संस्था के जो अंग तक ले जाता है, जहाँ से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। यानी कुल मिला के जो जल है वो अपने अकॉर्डिंग प्रोसेस अंदर करता है और उसमें सारे तत्वों को घोल लेता है, और जहाँ उसको उस चीज़ की नीड नहीं होती है वहाँ उसको वो निष्कासित कर देता है। शरीर क्या होता है, वो निर्माण का काम करना, यानी शरीर निर्माण का काम करना। मानव शरीर की जो लघुत्तम इकाई है वो क्या होती है, वो कोशिका है, पूरे शरीर का निर्माण करती है। तो जो कोशिका है ये पूरे शरीर का निर्माण करती है, और इसके अलावा उस कोशिका के निर्माण के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी जो हमारी बॉडी है वो कोशिका के निर्माण से बनी है, और कोशिका की बात करें तो उसमें भी जल की आवश्यकता होती है। हमारी अलग अलग कोशिकाओं तथा ऊतकों में जल की मात्रा अलग अलग होती है, यानी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें जल की मात्रा अलग अलग होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो वे अंग जहाँ चयापचय क्रिया जो होती है वो तेज़ी से होती है, जहाँ अंग अधिक क्रियाशील होते हैं उन अंगों में ऊतकों में जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। जहाँ पर ये क्रिया तेज़ी से होती है वहाँ जल की मात्रा अधिक होगी, जहाँ ये क्रिया धीमी होगी वहाँ उसकी मात्रा कम हो जाएगी। इसके अलावा शरीर में क्या करते हैं, शरीर में जल की कमी के प्रभावों की बात करते हैं। तो पाचक रसों के जो निर्माण में असंतुलन आने पर पाचन क्रिया प्रभावित होती है, ठीक है। यानी इसकी कमी से क्या क्या चीज़ें होती हैं, और
इसकी जो शरीर की गंदगी होती है शरीर से बाहर निकलने में मुश्किल हो जाता है। यानी अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे, बॉडी में जितनी नीड है उस हिसाब से पानी नहीं पिएंगे, तो मूत्र के द्वारा हमारे जो शरीर में है वो नहीं निकल पाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं शरीर में जो शरीर का वजन है वो कम होने लगता है। इंसान क्या होता है, अशांत और चिड़चिड़ा हो जाता है। शारीरिक वृद्धि प्रभावित होती है। अंतःकोशिकीय द्रव्य तथा बाह्य कोशिकीय द्रव्य में कमी आ जाती है। शरीर में 5 से 10 लीटर पानी की कमी निर्जलीकरण की जो गंभीर अवस्था है वो दर्शाती है। यदि जल की कमी 15 लीटर तक हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। यानी हमारी बॉडी में जो है वो जल की कमी नहीं होनी चाहिए। यानी आपको पानी पीते रहना चाहिए। कभी बॉडी में लगता है कि जल की कमी हो रही है तो ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रॉल हो गया, इन सारी चीज़ों का भी हमें सहारा ले लेना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं जैसे शरीर पर इसका जो अधिक हो जाए तो हमें कमियां जानने की, कमियों से क्या क्या होता है। अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो हमें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसमें देखिए जैसे प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में अगर हम जानें तो इसमें जल क्या होता है, 3 घंटे के अंदर गुदा द्वारा जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे शरीर में जमा नहीं होता है। हम अधिक जल लेते हैं, उनमें लेने से क्या होता है, वो 15 से 20 मिनट के अंदर गुर्दे अपना काम शुरू कर देते हैं। यदि 2 लीटर जल लें तो वह शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है। हमारे शरीर में मूत्र का सामान्य निष्कासन कितना होता है, वो 50 मिलीलीटर प्रति घंटा होता है। यदि जल लेने में हम बात करें तो 1500 मिलीलीटर प्रति घंटा हो जाएगा। गर्म जलवायु वाले इलाके में जल की अधिकता जो है वो जल का अधिक निष्कासन पसीने के रूप में होता है। जैसे राजस्थान जैसा एरिया हो गया और भी जो गर्म एरिया हैं वहाँ पे जो है पसीना ज़्यादा निकलेगा तो वहाँ पे पानी का जो निष्कासन है वो अधिक होगा। जो शीतोष्ण जलवायु वाले इलाके होते हैं उसमें क्या होता है, जल ग्रहण तथा मूत्र का निष्कासन जो है वो बराबर मात्रा में रहता है। जहाँ पे जो है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है ना ही गर्मी रहती है, वहाँ टेम्परेचर जो है वो सामान्य रहता है, तो वहाँ भी बैलेंस बना के वो निष्कासित होता है। इसके अलावा देखते हैं कि जल की जो प्रतिदिन मांग है वो कितनी होनी चाहिए। हमें जल में जो जल की आवश्यकता है उसके कई कारक प्रभावित करते हैं। जैसे क्रियाशीलता, जो शारीरिक श्रम करता है उसे जल की अधिक आवश्यकता होती है। अगर हम मेहनत का काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा मजदूर हो गया है, तो उन लोगों को जल की आवश्यकता अधिक होती है। उनको खाने की भी अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि उनका शारीरिक श्रम ही होता है जो उनको करना रहता है। इसके अलावा दस्त हो गया, जैसे वमन रोग है यानी उन्हें वॉमिटिंग हो रही है या दस्त हो रहे हैं तो शरीर से काफ़ी जल निकल जाता है, जल की आवश्यकता अधिक होती है। मैंने आपको भी बताया था कि जिसको वॉमिटिंग होती है या जिसको लूज मोशन हो जाता है तो उनको भी इलेक्ट्रॉल के रूप में या जो है बॉडी में कमी नहीं होने देना है, तो उनको जल अधिक लेना है। इसके अलावा गर्मी में पसीने के रूप में शरीर से जल निकल जाता है, जिससे क्या होता है, जल की अधिक आवश्यकता होती है। धात्री को साधारण स्त्री की अपेक्षा जल अधिक चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो है जल अधिक होगा तो जो मिल्क जो बनेगा बच्चों के लिए तो वो अधिक मात्रा में आएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है। तो क्योंकि दुग्ध निर्माण प्रक्रिया में भी जल व्यय होता है। जल की दैनिक मांग के लिए माना जाता है कि जो भोजन के प्रति कैलोरी पर 1 मिलीलीटर जल पीना चाहिए। और यदि कैलोरी 2100 है यानी शारीरिक श्रम वाला व्यक्ति तो 2100 मिलीलीटर लेना चाहिए और 2 से 1 लीटर आवश्यक है। सामान्य रूप में अगर हम बात करें व्यक्ति की तो 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। और इसके अलावा मानसिक श्रम वालों को देखिए 1100 मिलीलीटर पानी जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज वाटर का, छोटा सा टॉपिक था। मुझे जितना भी चीज़ें हो सकती थी मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया और कोशिश की है मैंने कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए पढ़ने को तो इसमें बहुत कुछ है जल का टॉपिक, लेकिन अगर हम साइंस के टॉपिक पे जाएं तो इसमें बहुत हो गया। देखिए हाँ, साइंस से याद है तो देखिए H2O होता है जल का फॉर्मूला। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम साइंस की बात करें तो उसमें बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन हमें यहाँ साइंस का नहीं पढ़ना है, हमें बस उसकी उपयोगिता जाननी है। शरीर में उसके क्या क्या काम होते हैं, बच्चों से रिलेटेड उसमें क्या क्या काम होते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है वो
मुख्य सेविका का एग्ज़ाम है, ना कि अदर कोई एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए जितने पॉइंट्स कवर हो सकते थे वो मैंने कोशिश किए हैं, और मैंने इसमें 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं, आप इसको देख लीजिए। आप इसकी आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जो नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी मैं उसमें इसके आप लोग जो कमेंट करेंगे, ठीक है, आप इसको देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास जब लाऊंगी तो मैं इसके आंसर करा दूंगी। तो मेरी जो नेक्स्ट आने वाली क्लास होगी उसमें मैं इसके आंसर आपको करा दूंगी। और ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप मुझे बता सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको इसमें डीप में मुझे नहीं लगता इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें आनी थी वो मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दी हैं। और ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।